हमारे यहाँ पर ना एक ट्रेंड है रही, हम लोग ना देखा देखी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं कि फ़लाँ किसी ने ली, उसने रेट इंक्रीज़ हो गया तो मैंने तब जाके डिसीजन लिया। दुबई में मैं क्यों बार बार कोट करता हूँ कि लॉ है, आपका राइटर का लॉ है, राइटर का आप हाथ किसी भी तरीके से नहीं मार सकते। एक सेक्टर में एक सर्टन फैक्टर आता ही आता है एक टाइम फ्रेम के साथ। मैंने आपको बताया ना, वो जो हवा वाला टाइम फ्रेम हम बनाते थे ना, वो ख़त्म हो गया है। रियलिटी वाला एक्चुअल टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी चीज़ बढ़ेगी। लास्ट टेन्योर में 1 या 2 साल की बात करें तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स भाग चुके हैं। आपका AAA है, अलबारी ग्रुप है, स्क्वायर 9 है, इसी तरह हैश ग्रुप है, ज़ेम्बी है उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरीब जदून पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक रियल्टर, नॉट ए डीलर, क्योंकि इन्हें डीलर लफ्ज़ से सख्त नफ़रत है। 33 साल की उम्र में इन्होंने रियल एस्टेट की काफ़ी मार्केट को कैप्चर कर लिया था, डिफरेंट मार्केट का एक्सपीरियंस कर लिया था। जी हाँ, आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम है राना नबील एजाज़, NR रियल्टर के ऑनर CEO हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अरीब आपकी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू अरीब जदून पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आज हम पाकिस्तान की प्रॉपर्टी और दुबई की प्रॉपर्टी में डिफरेंस आपसे जानेंगे कि क्या है और प्रॉपर्टीज़ की क्या सिचुएशन चल रही है फिर वक्त। नबील भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, प्रॉपर्टीज़ डूब चुकी हैं, 50% माइनस पे आ चुकी हैं, प्रॉपर्टीज़ के कोई हालात नहीं, लोगों के पैसा डूब चुका है, उस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा अरीब, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल है मार्केट का, लेकिन हम लोग इस नज़र से इसको देख रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी के रेट ड्रॉप डाउन हुए हैं, बेसिकली उसको प्रॉपर्टी का डूबना नहीं कहेंगे हम ये इसको एनालिसिस कर रहे हैं कि अभी प्रॉपर्टी आपकी एक्चुअल डायनामिक्स के ऊपर है, जहाँ पर उन रेट्स को होना चाहिए था किसी सर्टन फैक्टर की वजह से। बेसिकली पहले क्या होता था कि एक सर्टन ग्रुप, एक सर्टन इन्वेस्टर ग्रुप सोसाइटी या किसी प्रोजेक्ट के साथ, ख़ास तौर पे सोसाइटीज़ में मिल के क्या करता था कि फ़ेक बैलून क्रिएट करता था। आपने अक्सर सुना होगा, किसी सोसाइटी का कोई कमर्शियल लॉन्च हुआ, प्लॉट लॉन्च हुए, एक दिन लॉन्च हुआ, अगले दिन उसके ऊपर 12 लाख रुपया प्रॉफिट, 13 लाख रुपया प्रॉफिट, 6 लाख रुपया डाउन पेमेंट है और उसके ऊपर 8-8, 10-10 लाख प्रॉफिट चल रहा है। मतलब वो अभी तक प्रोडक्ट किसी के हाथ में नहीं आई है, एंड यूज़र तक तो पहुंची नहीं है, रिलीज़ नहीं हुई है, कोई पेपर नहीं निकला, लेकिन उसके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। तो वो क्या है, बेसिकली वो एक सर्टन बैलून क्रिएट होता था। अब वो बैलून जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, प्राइसेस अपनी एक्चुअल रेट के ऊपर आ चुकी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू सेम, जैसे आपकी सेकेंडरी मार्केट है, उसके ऊपर कोई प्लॉट्स हैं या चीज़ें हैं, उसमें भी इन्वेस्टर इन्वॉल्व होता था, बयानों पे काम करता था, अपना जो है ना पैसा एक ही जगह पर रोल करता था, उसकी वजह से भी एक हाइप क्रिएट होती थी। अब बेसिकली क्योंकि बैकएंड पे वो नहीं है, तो प्राइसेस जो डाउन हुई भी हैं लेकिन अपनी एक्चुअल रेट के ऊपर हैं। अभी हम लोग ये समझते हैं कि अगर किसी ने बाइंग करनी है तो ये राइट टाइम है बाइंग का, इसके बाद प्राइसेस और ड्रॉप डाउन नहीं होंगी, इसके बाद प्राइसेस अप ही होंगी। आप ये कह रहे हैं कि हाइप से जो प्राइसेस एक्स्ट्रा ओवररेटेड हो जाती थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। प्राइसेस जो नॉर्मल प्राइसेस, अगर आप एक प्लेस की या एक ज़मीन की नॉर्मल प्राइस को देखा जाए तो सेम वही प्राइस है। बिल्कुल ऐसे देखिए, हर जगह पर ना एक फैक्टर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी जगह पर लैंड एक्वायर्ड किया आपने, अब वहाँ पर बेसिक नीड या नेसेसरीज़ या एक्सेस नहीं है, आपने वो लैंड एक्वायर्ड की, आपने उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट की, अब पता लगा कि वहाँ से हाईवे गुजर रहा है या वहाँ से फ्लाईओवर कोई बन रहा है गवर्नमेंट का, या कोई ऐसा फैक्टर आ रहा है जिसकी वजह से वो प्राइसेस अप्रिशिएट हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो फैक्टर बनता है आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ होने का। या टाइम फ्रेम के साथ कि आपने एक लैंड एक्वायर की, उसके ऊपर डेवलपमेंट की, वहाँ पर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लेकर आए, वहाँ पर कोई ऐसी ग्रोथ एक्टिविटीज़ की जिनकी वजह से जो प्राइसेस स्टार्टअप की थी वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो हमेशा फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, वो फैक्टर एक टाइम फ्रेम के साथ ही आते हैं। लेकिन नबील भाई, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी थी और महंगी चीज़ ली है, उनका क्या होगा? हाँ, ये बिल्कुल एक ड्रॉबैक रहा है, और हम लोग हमेशा बहुत सारे जो यंग रियल्टर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, वो इस चीज़ को कंडेम भी करते हैं। हमारे यहाँ पर ना एक ट्रेंड है रीब, हम लोग ना देखा देखी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं कि फ़लाँ किसी ने ली, उसने रेट इंक्रीज़ हो गया तो मैंने तब जाके डिसीजन लिया। मैंने किसी, अगर फॉर एग्जांपल वो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, ख़ास तौर पे ये गांव वाले जो ज़िम्मेदार होते हैं, उनमें बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि एक ने करोला निकलवाई तो उसको देखा देखी नई करोला हमने भी निकलवानी है, फिर तीसरे ने भी निकलवानी है। तो वो जो स्टेप होता है ना, उसका क्या इम्पैक्ट होता था कि जो हम देखा देखी प्रॉपर्टी एक पीक फैक्टर पे जाके लेते थे ना, वो जो मैंने आपको पहले बात की है कि वो इन्वेस्टर, अब वो उस फैक्टर में ना फ़ायदा सिर्फ सोसाइटी का और एक सर्टन पूल का होता है।
हमेशा नुकसान हुआ एंड यूज़र को कि जब उसने पीक फैक्टर पे जाके वो प्राइसेस के ऊपर बाइंग की तो मार्केट क्रैश करके उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया। जब वो इन्वेस्टर ने अपना पैसा निकाला तो वो जो 6 लाख की चीज़ थी वो आ गई 4-5 लाख रुपए के ऊपर। असल जूस जो है, Exactly. रस जो है वो निकाल गया वो इन्वेस्टर। निकाल लिया। और अब आप समझें, अगर एक नींबू की मिसाल ले लें तो वो जो एक बार निचोड़ते हैं तो ज़्यादा जूस निकलते हैं, हाँ। दूसरी बार निचोड़ते हैं तो वो कतरे निकलते हैं, तो वो एंड यूज़र को मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस बार तो वो भी लॉस हो गया वो भी नहीं निकले। Definitely. लेकिन इन्वेस्टर गया कहाँ, इन्वेस्टर क्यों नहीं है मार्केट में? यार इन्वेस्टर के जाने के बहुत सारे रीजंस हैं। उसके बहुत सारे रीज़न, एक तो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, आपके गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुछ इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे, वो भी हैं। टैक्सेस बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि टैक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उस साइड पे कभी भी नहीं जाता। ठीक है। ना तो वो ट्रांसफर्स लेता है, ना ही वो टैक्सेस वाली साइड पे जाता है, क्योंकि टैक्सेस के साथ वो प्रॉपर्टी आपकी महंगी हो जाती है, वो रोलिंग में नहीं आती है। इस वजह से इन्वेस्टर बैक ऑफ हुआ। सेकंड जो मेजर रीज़न बना ना इन्वेस्टर के बैक ऑफ होने का, आपके पास्ट ईयर के अंदर 2024 के अंदर जो काइबर रेट था, आपको पता है कि काइबर रेट आपका अबव 20% चला गया हुआ था, 22-23 के ऊपर जो है ना वो मैक्सिमम गया है। तो वो इन्वेस्टर वो होता है जिसको गर्ज ये होती है कि मैं लगा क्या रहा हूँ और मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको इतना हाई रिटर्न देना शुरू कर दे तो डेफिनेटली वो उस तरफ बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉपर्टी से निकल के मूव हो गए थे, क्योंकि अमाउंट वहाँ पर सिक्योर थी, रिस्क नहीं था। और मीन वाइल प्रॉपर्टी के क्योंकि डाउन जा रही थी चीज़ें, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, फाइनलाइज नहीं हो रही थी, ये भी रीज़न है इन्वेस्टर के बैक ऑफ होने का। अच्छा नबील भाई, हाई राइज प्रोजेक्ट दो तरह की लैंड होती है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो हाई राइज प्रोजेक्ट का भी बहुत सारा ट्रेंड है इस्लामाबाद की। अगर हम बेसिक मिसाल लें तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स तो हमने बने देखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस तरह हैं जो भाग चुके हैं, कंपनीज भाग चुकी हैं, ऑनर्स भाग चुके हैं, लोगों के पैसे डूब चुके हैं और लोगों ने पैसा वापस मिलने की उम्मीद भी छोड़ दी है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरीब, इससे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा कि इस्लामाबाद पिंडी में ट्विन सिटीज़ के अंदर हाई राइज़ का ट्रेंड स्टार्ट कब हुआ था। 2018 से लेके जो 2021 का टेन्योर था ना, ये आपका पीक टेन्योर था जिसके अंदर हाई राइज लॉन्च हुए मैक्सिमम और लोगों का रुझान इस तरफ आया। उससे पहले लोगों का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ इस्लामाबाद CDA की हद तक था। ठीक है। उसकी रीज़न ये भी थी कि उस टेन्योर के अंदर सोसाइटीज़ क्योंकि ड्रॉप डाउन थी, आपकी बहुत सारी सोसाइटीज़ में लोगों ने फाइलें ली थी लेकिन कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था, ना उनको ऑन ग्राउंड चीज़ें मिल रही थी। मतलब अगर मैं मेजर की बात करूँ, उस वक्त कैपिटल था, ब्लू वर्ल्ड सिटी था, पार्क व्यू सिटी था, तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी मौके के ऊपर, सिर्फ फाइल्स थी, डेवलपमेंट चल रही थी उनकी। तो इस दौरान जब ये चीज़ लॉन्च हुई तो लोगों को एक ये श्योरिटी आ गई कि यार चलो, एक तो ज़मीन है प्लस हमारी आंखों के सामने चीज़ है, हमें पता है कि इस फ्लोर के ऊपर मेरी दुकान है या अपार्टमेंट है। ठीक है। तो वो एक ना आप इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी समझें कि लोगों ने उस तरफ ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सेकेंडली, जो दो एरियाज़ है ना मेजर, आप इस्लामाबाद CDA को अगर साइड लाइन करें तो दो मेजर एरियाज़ में इस टेन्योर में सबसे ज़्यादा हाई राइज की डिमांड बनी, इन्वेस्टर रोल ऑन हुआ, क्लाइंट्स ने इन्वेस्टमेंट की और बने। वो है गुलबर्ग और बहरिया टाउन। गुलबर्ग और बहरिया टाउन में मैसिव लेवल के ऊपर हाई राइज की कंस्ट्रक्शन हुई, प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको डेवलपर होना पता ही नहीं था, जो आज से पहले कभी डेवलपर नहीं थे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक अलमिया ये भी है कि कोई भी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी नहीं बनाता। पूरी दुनिया के अंदर जब आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी फिजिबिलिटी बनती है। हमारे यहाँ पे PM पढ़ाई जाती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे भी नहीं होती। फिजिबिलिटी आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे हमारी ऑडियंस के लिए, क्या होती है? फिजिबिलिटी बेसिकली ये होती है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के आप प्रोजेक्ट साइकिलिंग डिज़ाइन करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क के साथ मैंने कौन कौन से टास्क अलाइन करने हैं, पैरेलल चलाने हैं, प्लस मेरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या बनेगी, मेरी कॉस्ट क्या आएगी, प्लस कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। तो वो पूरा का पूरा एक प्लान आउट बनता है, आपका प्रोजेक्ट साइकिल बनता है, 3 साल का 4 साल का जो भी आपका टेन्योर है, उसकी बेस के ऊपर आप अपने डिसीजंस लेते हैं फाइनेंशियल्स कि हमने क्या रेट्स रखने हैं, हमारे क्या प्रोजेक्ट के टाइमलाइंस होंगी, उस टाइमलाइन के ऊपर आपको फिर वो काम अचीव भी करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि आप एक ठेकेदार को बुलाते हैं, उसे कहते हैं अच्छा जी ये 2 कनाल का एरिया है, इस पे फिजिबिलिटी दो। वो आपको रफली बता देता है जनाब इतना स्क्वायर फीट टोटल एरिया है, फ़लाँ लाख टोटल एरिया, इसके ऊपर ये 4000-6000 स्क्वायर फीट बनेगा, ये आपकी टोटल फिजिबिलिटी कॉस्ट निकल आई। ठीक है। उस बेस के ऊपर आप अपना जो है ना वो रेट्स के डिसीजन रख लेते हो कि अच्छा मेरा अगर ग्राउंड फ्लोर मुझे पड़ रहा है 25,000 रुपये का, तो मैं इसका रेट रख दूँ 50,000 रुपया।
इसी तरह अपार्टमेंट मुझे पड़ रहा है 16,000 रुपये का, तो मैं उसका रेट रख दूँ 20,000 रुपया। उस बेस के ऊपर आप फिजिबिलिटी ना, आप ये फैक्टर देखते हो कि कल को अगर कोई इम्प्लीमेंट, फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं या कोई आपकी प्राइसेस अप्रिशिएट होती हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, हम लोग अपना जो है वो जॉब को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो फिजिबिलिटीज़ नहीं बनती। नेचुरल डिज़ास्टर्स में मैं ये पूछना चाहूँगा, एक प्रोजेक्ट बनता है, उसमें नेचुरल डिज़ास्टर होता है, चाहे ज़लज़ला आता है या कोई भी इस तरह का केस हो जाता है, मुझे उसमें बताएं कि क्या जो एंड यूज़र है उसके लिए क्या सेफ्टी है उसमें, लाइक वो प्रोजेक्ट वाले दोबारा उसको रीपे करेंगे या दोबारा प्रोजेक्ट बना के देंगे या गवर्नमेंट उसको पे करेगी, क्या सीन होगा? अच्छा, ये हाई राइज के अंदर ना ये लॉ है, बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंटेड लॉ है, पाकिस्तान का लॉ और इंटरनेशनल लॉ भी है। पाकिस्तान की बुक्स के अंदर भी ये लॉ है कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, तो उस बिल्डिंग में जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टीज़ या बाय की होती है ना, उनका शेयर होता है प्लॉट के अंदर, सिर्फ ऑनर का प्लॉट के अंदर शेयर नहीं होता। ठीक है। आप जब ट्रांसफ़र्स लेते हैं ना, तो आप बाकायदा तौर पर उस जगह के भी शेयर होल्डर बनते हैं। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल एक कैनाल का प्लॉट है, उसके ऊपर आपका 0.3% अरीब का शेयर है, तो वो आपका शेयर रहता है। अगर कल को बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो दो फैक्टर्स होते हैं, या तो वो डेवलपर दोबारा रीइंगेज करके उसको बनाता है, या फिर सब मिलके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, प्लॉट के ऑनर होते हैं, वो सब मिलके उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हर जगह पे डिफरेंट, कराची में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट केसेस हुए हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट इनिशिएट लेती है और उसको रीबिल्ड करती है। वो सारा बर्डन क्लाइंट के ऊपर नहीं आता है, वो मिक्स बर्डन डिवाइड होता है। लेकिन अगर मतलब कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया और बिल्डिंग कोलैप्स कर गई और क्लाइंट के पास पेमेंट नहीं है दोबारा दूसरों के साथ मिलके उस बिल्डिंग को वो खड़ा कर सके, तो उस सिचुएशन में क्या लेकिन होगा? फिर भी वो प्लॉट ऑनर रहता है, वो अपना शेयर से सोल्ड आउट कर सकता है, सोल्ड आउट कर बिल्कुल सकते कर हैं। सकता है। और मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, प्रोजेक्ट जो है एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, उसमें कितनी कॉस्ट, आप परसेंटेज वाइज हमें बता दें कि उसमें कितनी कॉस्ट आती है, कॉस्ट में से टोटल रिटर्न कितना आता है, और टोटल रिटर्न में से प्रॉफिट मार्जिन जो ऑनर होता है उसका कितना होता है? इसमें ना मैं आपको परसेंटेजेस में बताऊंगा, क्योंकि हर एरिए का डिफरेंट एलिमेंट होता है, फैक्टर होता है, प्राइस बाइंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, प्लस आप चीज़ बना के रहे हैं उस पर डिपेंड करता है प्रॉफिट मार्जिन। आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करें कि जो आपकी लैंड कॉस्ट होती है उसके ऊपर जो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट आती है, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसके ऊपर बनने के बाद 60% से लेके 150% तक होता है। अब 150% तब होता है जब आप कोई ऐसा एलिमेंट ले आते हैं जो कि वॉक इन का बास बन जाता है, जो कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है, कैप्चरिंग आपकी ट्रैफिक बहुत इंगेज हो जाती है, तो वो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना उसके अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन मुझे ये बताएं, जो हमारे अगर इतना प्रॉफिट मार्जिन वो प्रोजेक्ट डिलीवर करके भी कर सकते हैं, तो वो भागते क्यों हैं? हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वाले भाग रहे हैं अभी इस दौर में, लाइक आप इन्फ्लेशन के दौर में कह लें, इस लास्ट टेन्योर में 1 या 2 साल की बात करें तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स भाग चुके हैं और बड़े बड़े नाम भाग चुके हैं, लाइक आप कह लें जेम भाग चुका है, AAA भाग चुका है, वो उनका जेम भागा नहीं है, लेकिन जेम ने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने स्लो कर दिए हैं या कम कर दिए हैं, ये क्या रीज़न? बिल्कुल अरीब, इसमें हम लोग अब क्योंकि सारा एक्सपोज हो चुका हुआ है तो नाम लेते हुए कोई हेजिटेशन नहीं करेंगे। आपका AAA है, अलबारी ग्रुप है, स्क्वायर 9 है, इसी तरह हैश ग्रुप है, जेम भी है उसके अंदर। जेम का मैं इस वजह से कहूँगा, देखें भागा नहीं है, लेकिन अरीब एक एलिमेंट होता है कि आपने चीज़ डिलीवर भी तो नहीं की, प्लस आप नए सिरे से चीज़ को बेच रहे हो, लेकिन जो आपका पुराना क्लाइंट है जो आपके साथ इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है पिछले 5 साल से, आप उसको रिटर्न नहीं दे रहे हो, उसके बदले में आप उसको एक्सक्यूज़ कर रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे हालात नहीं हैं, जब होंगे मैं दे दूंगा। तो डेफिनेटली जब तक आप पुराना बंच क्लोज नहीं करोगे, आप नए सिरे से चीज़ बेच नहीं सकते हो मार्केट में। लेकिन नबील भाई, जेम तो पुराना जब से वो प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किए और बहुत स्पीडी डिलीवर कर रहा था, उसको क्या हुआ? अरे बेसिकली ना जेम और AAA इन्होंने जो स्टार्टअप किया था ना, उन्होंने किया था छोटे प्रोजेक्ट से, 5 मरला 8 मरला के प्रोजेक्ट। अब ये वो टिकट साइज़ है जो कि आपका साल में बन भी जाता है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी इतनी नहीं आती और डिलीवर भी हो जाता है, 1-2 इन्वेस्टर भी मिल जाए आपका प्रोजेक्ट पूरा बन जाता है। ठीक है। इसके बाद जब इन्होंने स्टार्टअप किया ना हाई राइज, बेसिकली आप देखें जितने भी प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट किए हैं ना अरीब, वो हाई राइज में किए हैं। अब इसी सिनेरियो में बहुत सारे डेवलपर 2020 से लेकर 24 तक ऐसे थे जो मार्केट में हाइप नहीं थी जिनकी,
लेकिन उन्होंने फेम नहीं गेन किया, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किया मार्केट में। अब उनके पास ना तो दफ्तर लेने के मतलब उन्होंने जो पैसे थे, उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि यार हमने प्रोजेक्ट बनाकर इसको डिलीवर करना है, ना कि उन्होंने पैसे लेकर अपने दफ्तर खोले, फीमेल्स रखी बेचने के लिए, अपनी गाड़ियाँ तब्दील की, रेंट के ऊपर गाड़ियाँ जो है ना वो लेना शुरू की। उन्होंने ये फैक्टर्स नहीं किए। ये जितने भी बड़े अब आईफल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हो गया, इसी तरह के बाकी और भी बड़े सारे नाम हैं, इन सब का आप देखें इन्होंने 6-6 8-8 दफ्तर हैं, मतलब 1,000 100 200 की तादाद में स्टाफ है, फीमेल को इंडोर्समेंट कर रहे हैं, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कर रहे हैं, यहाँ पर पैसा लग रहा है। तो वो आपका मेरा पैसा था जो यहाँ पर जा रहा था बेसिकली। तो अब ये जो डिफ़ॉल्ट जो आपने पूछा ना, एक डिफ़ॉल्ट करने का इनके ना बनाने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया वो उस जगह पे नहीं लगाया जहाँ पे लगाना चाहिए था। ज़ेम की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट में से मैं कहना चाहूँगा कि प्रॉफिट में से आपने कहा इतना प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट में से भी तो लगा सकते हैं, लाजमी तो अरे नहीं है वो वो प्रॉफिट कॉस्ट। तक पहुंचे नहीं ना। वो प्रॉफिट आपको तब होता है जब आप चीज़ बनाकर डिलीवर कर देते हैं। अब कोई भी उस फेज तक पहुंचा ही नहीं। इन्होंने प्रॉफिट तो ऑलरेडी शुरू में ही कमा लिए हैं। जितने भी डेवलपर्स थे जो, क्योंकि लैंड आपको मिलती है इंस्टॉलमेंट पे, आपने बहरिया से प्लॉट लिया फॉर एग्जांपल, वो 50 करोड़ रुपए का प्लॉट है, आपने उसका सिर्फ 25% पे किया है, बाकी तो आपने 3 सालों में करना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। आपको पैसा इन्होंने 10-10 12-12 15-20 करोड़ रुपया तो लॉन्चिंग के ऊपर ही इकट्ठा कर लिया। लेकिन नबील भाई इसमें हमारे जो लोग हैं उनकी भी तो गलती है कि प्रोजेक्ट का एक हाइप क्रिएट हुई और लोगों ने प्री लॉन्चिंग भी एक चीज़ आ गई है जो कि प्रोजेक्ट बनने से पहले या प्रोजेक्ट के रेट्स निकलने से पहले वो चीज़ आपको आप पेमेंट कर देते हैं उनको। तो लोगों की गलती नहीं है कि वो एकदम पेमेंट कर देते हैं। उनको चाहिए कि एक प्रोजेक्ट को देखें तो सही, वो स्टार्ट तो हो, फिर उसके बाद उसकी वर्किंग देखें वो किस स्पीड से जा रहा है, फिर उसके बाद पेमेंट करें। लोगों की भी गलती है, लेकिन ना जिस टेन्योर की हम बात कर रहे हैं ना उसमें ऑलरेडी ये फैक्टर्स ऐसे था, क्योंकि प्री लॉन्च के ऊपर रेट ज़रा आपको रीजनेबल मिलते थे। लॉन्च के ऊपर क्योंकि कंस्ट्रक्शन के साथ साथ प्राइजेज अप्रिशिएट हो जाती थी, लोगों को ये था कि जो आज मुझे शॉप या अपार्टमेंट 30 लाख का मिल रहा है वो लॉन्चिंग के बाद हो जाएगा 45 लाख रुपए का, और वो होता भी था। अभी इस वक्त करंट नाउ इस सिनेरियो में जबकि मार्केट में उस तरीके से बूम नहीं है, हम ये कंडेम करते हैं कि आप कोई भी चीज़ प्री लॉन्च पे ना लें, तब तक ना लें जब तक वो मौके के ऊपर काम शुरू ना हो जाए, जब तक, क्योंकि वो चीज़ आपको तब भी उसी रेट पे मिल जाएगी। मैं गारंटीड और ये चैलेंज देता हूँ कि आज से पहले जो लोगों ने प्री लॉन्च पे चीज़ें उठाई थी ना, वो आज भी उन्हीं रेटों के ऊपर उनको मिल रही हैं। रीज़न ये है कि उस वक्त मार्केट के ट्रेंड और थे, आज मार्केट के डायनामिक्स और ट्रेंड और हैं। इन्फ्लेशन का दौर चल रहा था। इन्फ्लेशन भी आप कह सकते हैं, इन्फ्लेशन इतना एलिमेंट मैटर नहीं करता जितना मैटर ये करता है कि चीज़ें डिलीवर नहीं हुई हैं, लोगों के साथ ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उनको उसका रिटर्न नहीं मिला, इस वजह से वो पैनिक होके तो लोगों ने अपने पैसे विड्रॉ किए, जो जिसके हाथ में आता गया, ये मेजर रीज़न ज़्यादा बना है। यार नबील भाई आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इन्फ्लेशन, हम कह तो रहे हैं इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आखिरी 2 साल में सबसे महंगी गाड़ी आई है। पाकिस्तान में इस साल में सबसे ज़्यादा पैसा बाहर से आया है, पैसा भी ज़्यादा आ रहा है, गाड़ियाँ भी सबसे महंगी आ रही हैं। तो इन्फ्लेशन कैसी इन्फ्लेशन है? ये इन्फ्लेशन है किन लोगों के लिए? पहले तो मुझे ये इन्फ्लेशन के बारे में ना एक क्लिप है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, वो ज़रा उसमें बीप ज़्यादा आ जाएंगी। वो इंडिया ने इन्फ्लेशन का एक फ़नी क्लिप बनाया हुआ था। बेसिकली बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये किताबों के ऊपर जो है ना वो हो रहा होता है, लेकिन एक्चुअल देखा जाए ना सबसे मेजर जो फैक्टर है हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू वर्थ गिरती जा रही है। अब जब तक वो गिरती जाएगी ना, तो देखें इकोनॉमिकल और ओवरऑल जो फैक्टर्स है ना, जो आपने गाड़ियों की बात की, गाड़ियाँ बाहर से आ रही हैं, अगर कोई लोकल प्रोडक्शन भी हो रही है ना तो वो संबलिंग यहाँ पर हो रही है। तो जब आप बाहर से कोई चीज़ लेकर आते हैं तो उसके ऊपर ड्यूटीज़ टैक्सीज ही इतने ज़्यादा हैं कि वो आपको चीज़ महंगी पड़ती है। लेकिन हाँ, ये फैक्टर ज़रूर है कि पाकिस्तान में अगर कोई ये बंदा कहता है ना कि बाइंग पावर नहीं है, तो बहुत बाइंग पावर है। अभी भी आप देखें ना, टेस्ला आपको जो है ना वो रोड पे फिरती नज़र आएगी, आपको जो है ना जी वैगन्स भी नज़र आ रही हैं, बहुत सारी आपको 6-6 10-10 8-8 करोड़ वाली गाड़ियाँ पहले देखी नहीं है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली, वो सारी रोड्स पे हैं अभी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ शुरू हो गई हुई हैं, तो लोगों के पास बाइंग पावर है, पैसा है लोगों के पास। लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ पर सिस्टम नहीं है कि पैसे को रिवॉल्व करने का या पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज़ करने का। इंडिया के अंदर आप देखें टैक्स सिस्टम प्रॉपर है, वहाँ पर टैक्स के अगेंस्ट आपको फैसिलिटेट किया जाता है। बाहर की कंट्रीज़ में जो आपसे टैक्स पे किया जाता है उसके अगेंस्ट आपको एजुकेशन, मेडिकल
बाकी फैसिलिटीज़ के अंदर जो है ना वो बहुत सारे फेवर्स मिलते हैं। दैट्स वाई वहाँ पर लोग टैक्स भी पे करते हैं, इनकम भी हाई होती है। अब दुबई के अंदर लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं? वहाँ पर आपका कोई भी टैक्स नहीं है, वहाँ पर आप चीज़ लें बेचें, गाड़ी बेचें, कोई टैक्स नहीं आपको देना पड़ता। ऐसा ही है। तो ये फैक्टर्स जो है ना वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इनिशिएट होने वाले हैं। चले, अच्छा लगा, आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। मुझे ये बताएं कि डेवलपर जो है वो अपना प्रोजेक्ट एक बनाता है, ठीक है, वो अगर बना रहा है तो उसको सेल भी तो कर सकता है। अगर वो इतना पैसा खर्च कर रहा है तो अपनी मार्केटिंग में भी कर सकता है, अपने सेल्समैन भी रख सकता है, ठीक है। वो डीलर्स का ही क्यों सहारा लेता है या रियल्टर्स का ही क्यों सहारा लेता है? बेसिकली ये टेन्योर चला था और ये जितने भी डेवलपर्स थे इन्होंने अपनी ही टीम्स बिल्ड की थी, अपने स्टाफ बिल्ड किया था, रियल्टर्स के ऊपर रिलाई नहीं करते थे सेलिंग के ऊपर। लेकिन मार्केट के अंदर ना क्लाइंट का ट्रस्ट अब जो मार्केटिंग कंपनी है या एक रियल्टर है उस पर ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि आप देखें, डेवलपर आता है रीब, अगर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट उसका हो जाता है, सक्सेसफुल होता है, तो वो एक के बाद दूसरा किसी और जगह पे स्टार्ट कर देता है। अगर नहीं होता तो वो मार्केट छोड़ के चला जाता है। डीलर या रियल्टर या मार्केटिंग कंपनी वाहद वो बंदा या एक अदारा है जो उसी मार्केट में रहता है, वहीं पे ही जीना मरना पसंद करता है। हमारी लैंग्वेज में अगर हम किसी सर्टेन एरिया में काम कर रहे हैं ना, अगर हम वहाँ से उठ के चले जाते हैं ना तो हमारे लिए बड़े बैड वर्ड्स होते हैं। हमारे लिए ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि यार ये इस मार्केट में काम कर रहा था आज गायब हो गया, ये बहुत फ्रॉड कर रहा होगा, इस वजह से भाग फ्रॉड गया। ना भी कर रहा हो, मतलब उठ के ही जाना, अपना बिजनेस ही वाइंड अप कर देना ना, तो ये वो एक बातें नेगेटिव फैल इम्पैक्ट जाती है। हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बातें लोग करना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो चीज़ आप में है या नहीं है। एग्जैक्टली नेगेटिव। अब आप देखें कि यहाँ पर बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे इन हालात में भी जो 15 साल से बैठे हुए हैं इस मार्केट में, ऐसे ही। वही दफ्तर है उनका, वही उनकी सिटिंग प्लेस है, वही वो sitting 20-20 साल से बैठे हुए हैं। जब से अगर बहरिया की बात करें तो बहरिया जब से अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था उनको 25 साल हो गए उस जगह बैठे हुए। तो रियल्टर के ऊपर, मार्केटिंग फर्म के ऊपर ना क्लाइंट का ट्रस्ट ज़्यादा है। क्लाइंट को ये पता है कि यार ये बंदा मार्केट में है, इसने कहीं नहीं जाना, मैं इसको पकड़ सकता हूँ, मैं इसको कल को जवाब इससे ले सकता हूँ कि भाई जो तुमने मेरा पैसा इन्वेस्ट किया था वो कहाँ गया। और हुआ भी ऐसे है, जबकि रैदर देन डेवलपर अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, भाग जाता है, क्लाइंट किसी पकड़ नहीं सकता। आज देखें ना बहुत सारे ये जो अब बड़े लेवल के ऊपर थे, आज तो इनके ना कॉन्टैक्ट नंबर है, ना इनका कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ना रिसोर्सेज है, दफ्तर बंद करके भागे हुए, किसको पकड़े बंदा। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि विदाउट रियल्टर, विदाउट लोकल मार्केट, क्लाइंट को इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर क्लाइंट अपनी लालच के लिए ये चाहते हुए कि मुझे कमीशन देना पड़ेगा, डायरेक्ट अगर जाकर करता है ना, उसको नुकसान होगा। और इसी तरह मार्केटिंग कंपनीज़ को इन्वॉल्व किए बगैर, क्योंकि ये देखें फ़िल्टर आउट करती हैं। अब बहुत सारे हम लोग भी प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड करते हुए देखते हैं कि यार ये डेवलपर कल को चीज़ बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसकी चीज़ क्लाइंट तक पहुंचेगी भी नहीं पहुंचे। अब वो सीन नहीं रह गया कि आप सिर्फ पैसे के लिए प्रोजेक्ट बेचना शुरू करो। अब यंग रियल्टर्स आ रहे हैं, मार्केटिंग कंपनीज आ रही हैं, वो हर फैक्टर को देखती हैं कि इस डेवलपर के साथ हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो विदाउट डीलर, विदाउट रियल्टर, विदाउट मार्केटिंग कंपनी आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। आप इस चीज़ को कैसे डिफेंड करेंगे कि लोगों का ट्रस्ट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रियल्टर पे नहीं होता, वो उन पे ट्रस्ट नहीं करते, या अगर ट्रस्ट करते हैं तो कमीशन की वजह से भागते हैं। लेकिन कुछ रियल्टर्स या कुछ डीलर्स, मैं कहना चाहूँगा कि डीलर्स ऐसे हजरात हैं जो कि अपने ख़ुद के ही रिश्तेदारों को, जो है कोई अगर ओवरसीज़ बैठा है, अगर रिश्तेदार नहीं भी ओवरसीज़ बैठा है, उसको कॉल करेंगे, भाई इधर प्लॉट 1 करोड़ का है, वो कहेंगे 4 करोड़ का, और वो उस पर ट्रस्ट करके भेज भी देगा। लेकिन जिस टाइम वो आएगा तो उसको जब रेट्स पता लगेंगे और उसका ट्रस्ट टूट जाता है। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे कि लाइक वो ओन ले लेते हैं उनको बताए बगैर, उनको पता लगे बगैर? देखें ये एलिमेंट है, बिल्कुल है, लेकिन अब ये बहुत हद तक ख़त्म हो चुका हुआ है। ये जो पुराने बेसिकली डीलरी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे ना, हमारी लैंग्वेज में ना उनको कहते हैं कि उन्होंने छुरे रखे हुए थे एक ना। अब वो टोका, जिसको मतलब कसाई के पास टोका होता है ना एक, तो वो जब भी कोई क्लाइंट आता था ना, वो इस चीज़ को देख के बगैर कि ये कल को आएगा कि नहीं आएगा, वो अपना टोका निकालते थे और उसको कट करते थे। ठीक है। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई, अब हर चीज़ डिजिटलाइज है। आप देखिए कहीं भी किसी भी जगह का रेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप उसके ऊपर वीडियोस देख सकते हैं। तो अब ये एलिमेंट हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये ज़रूर कहूँगा कि देखें आप अब बहुत सारे यंग जो डीलर्स हैं हमारे
प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हमारे सर्कल के अंदर भी बहुत सारे यंग लड़के ऐसा काम कर रहे हैं जो कि साफ़ सुथरा काम करते हैं। ऐसा ही वो डायरेक्टली 1-to-1 मीटिंग करवाते हैं और वो अपना कमीशन जो है ना वो राइटली लेते हैं। क्लाइंट राइटली कमीशन नहीं देता, जिसकी वजह से आपको रास्ता मिलता है कि मैं इससे फ्रॉड करूं या मैं इससे 2 नंबरी करूं। अब दुबई के अंदर देखें, दुबई में मैं क्यों बार बार कोट करता हूं कि लॉ है, आपका रियल्टर का लॉ है, रियल्टर का आप हक किसी भी तरीके से नहीं मार सकते। आपने डील की है, आपको उसको कमीशन देना ही पड़ेगा जो कमिटेड है। 2% आप कमीशन दिए बगैर जान नहीं छुड़ा सकते और आप डायरेक्ट डील भी नहीं कर सकते हैं। तो लॉज नहीं हमारे बने हुए। अगर हमारे लॉज बन जाए यहाँ पर तो इससे खूबसूरत और इससे बेहतरीन यंगस्टर्स के लिए इंडस्ट्री कोई नहीं है। और आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री जो है वो इन फ्यूचर अच्छी होगी? इन फ्यूचर अच्छी हो सकती है अगर कुछ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इनिशिएटिव्स लिए जाएं और गवर्नमेंट इसको अपने अंडर सुपरविजन लॉज बनाए कि कोई भी सोसाइटी तब तक लॉन्च नहीं होगी जब तक वो अप्रूवल्स ना ले ले, और अप्रूवल क्राइटेरिया को आसान किया जाए। इसी तरीके से हाई राइज़ के ऊपर भी जो अदारा है जहाँ पर बन रहा है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, जैसे गवर्नमेंट का दुबई में एस्क्रो अकाउंट है। अब आपको पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि दुबई के अंदर जब डेवलपर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वो अपनी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी जो बनती है उसका 25 से 30% एडवांस एक अकाउंट में पे ऑफ करता है। वो अकाउंट होता है गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड। अभी उसने प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया और तब तक जब तक वो पैसे सबमिट ना करवा दे वो एक यूनिट नहीं बेच सकता अपना। अगर वो बेचेगा तो गवर्नमेंट उसको, जो डिपार्टमेंट है वो उसको डिसऑन कर देगा, उसके प्रोजेक्ट को नहीं बनने देगा। और फिर वो जो पैसा उसने पार किया हुआ है एज अ सिक्योरिटी सेफ्टी, जब तक वो एक कंस्ट्रक्शन का सर्टन फेज अचीव नहीं कर लेता वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर ये सिस्टम एस्क्रो सिस्टम डेवलपर्स के साथ पाकिस्तान में हो जाए तो एक सिक्योरिटी लेवल हो जाएगा, लोगों को ट्रस्ट हो जाएगा कि यार ये बंदा प्रोजेक्ट बनाएगा या ये सोसाइटी प्लॉट देगी। ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल इस इंडस्ट्री को बूम आएगा और इस इंडस्ट्री में बूम आना ही आना है। चलें, ये तो बात आपने कर दी कि जब ये सिस्टम आएगा तो तब की बात है, वो पता नहीं कब आएगा पाकिस्तान है। मुझे ये बताएं कि काफ़ी सारे सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ होते हैं क्लाइंट्स को कि यार किस जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या रिसर्च करें कि हमें पता लगे कि ये प्रोजेक्ट ठीक है या ये ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भाग जाते हैं, वो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको देख के क्लाइंट ये कह सके कि यार बाकी ये प्रोजेक्ट ठीक है, हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा नहीं डूबेगा? बिल्कुल, एक इसका जो है वो बड़ा ही सिंपल एलिमेंट जो है वो मैंने डिज़ाइन किया हुआ और बहुत सारे अपने इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स तक मैं ये कन्वे भी कर चुका हूँ, बता भी रहा हूँ, और उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है कि इस क्राइटेरियाज़ के बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ों से बच गए हैं। उसमें 2-3 स्टेप हैं सिंपल। उसमें ये है कि फ़र्स्ट स्टेप ये है कि आप जिस जगह पर भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो सोसाइटी है, प्रोजेक्ट है, वट कोई भी चीज़ है, उसका आप ये चेक करें कि जिस दिन, ऑब्वियसली आप चीज़ लेने से पहले रिसर्च करते हैं ना, देखते हैं, फ्रेंड एंड फैमिली में डिस्कशन करते हैं, डीलरों से रब्ता करते हैं, बाकियों से कंसल्ट करते हैं। आप जिस दिन अपना बाइंग डिसीजन लेने जा रहे हैं ना, उस दिन आप जाकर उस जगह पर ये देखें कि ये प्रोजेक्ट या सोसाइटी लॉन्च कब हुई थी और टिल डेट तक इसने कितना मौके पे काम किया है। अब उससे आपको एनालिसिस हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये पिछले साल लॉन्च हुई थी, इस साल तक इसने डेवलपमेंट कर दी हुई है तो वो ओके है। और इतनी डेवलपमेंट हर बंदे को पता है कि साल में कितनी हो जाती है। सोसाइटी है तो सड़कें बन जाती हैं, बुलेवार्ड बन जाता है, कमर्शियल की एक्टिविटीज़ वो पोजेशन आ जाते हैं, इतना का काम हो जाता है। अगर उन्होंने मौके पे कुछ भी नहीं किया हुआ तो आप बिल्कुल उससे साइड पे हट जाएं, क्योंकि जिस बंदे ने लॉन्च के साल में कुछ भी नहीं ना किया वो आगे भी आपसे पैसा इकट्ठा करके कुछ ना कुछ करेगा। देखिए, बात तो वहाँ भी आ गई। मैंने आपको कहा था कि प्री लॉन्चिंग भी एक चीज़ चल चुकी है। प्री लॉन्च पे मत करें ना। प्री लॉन्च में लोग इन्वेस्ट कर बैठते हैं, ठीक है, और वो फिर प्रोजेक्ट कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं। अरे इस वक्त, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, प्री लॉन्च पे करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि उस रेटों के ऊपर आपको बनी हुई चीज़ें मिल रही हैं। इस वक्त जो प्री लॉन्च में, आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इस वक्त अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है ना, वो अपार्टमेंट का रेट रखता है 20,000 स्क्वायर फीट या 22,000 स्क्वायर फीट। अभी कुछ भी नहीं है, हवा में है, उसने लॉन्च करना है, ये इनिशियल रेट रखेगा ही रखेगा, इससे नीचे क्योंकि फिजिबिलिटी नहीं बनती। 18,000 स्क्वायर फीट के ऊपर, 16,000 स्क्वायर फीट के ऊपर आपको जिसका स्ट्रक्चर रेडी है, वो बिल्डिंग साल के अंदर आपको हैंडओवर मिल जाएगा, मौके पे मौजूद है, मौके पे आप अपना अपार्टमेंट देख सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर लें, उसमें आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शंस आ चुकी हुई हैं। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, अभी ज़रूरत ही नहीं है प्री लॉन्च की।
अब चीज़ें इसी तरह सोसाइटीज़ आपको डेवलप मौके के ऊपर मौजूद प्लॉट जो है वो दे रही हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो आपको हवा में प्री लॉन्च की चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं है कोई। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा प्री लॉन्च क्या चीज़ है। प्री लॉन्च ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब बन रहा होता है उससे पहले वो अनाउंस कर देते हैं कि ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, लॉन्च करने से पहले हमने ये रेट्स निकाले हैं, आप इतने पैसे देंगे तो हम आपका कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड रख लेंगे, ऐसा ही है। बिल्कुल। और जब उसकी लॉन्चिंग होगी तो फिर उसके बाद उसके रेट्स निकलेंगे कि भाई ये अपार्टमेंट है या ये कमर्शियल है, ये इस रेट पे है, इसकी ये फुल पेमेंट है, इसकी ये डाउन पेमेंट है और ये इतनी इंस्टॉलमेंट है। वो कुछ लोग कवर कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि प्री लॉन्च मेन मकसद समझाना था कि प्रोजेक्ट आने से पहले, प्रोजेक्ट पे काम होने से पहले, कंस्ट्रक्शन होने से पहले, प्रोजेक्ट के रेट निकलने से पहले जो आपको ऑफ़र करती है कंपनी उसको प्री लॉन्च कहते हैं। ऐसा ही है नबील भाई? बिल्कुल। नबील भाई, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं पहले से, उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनकी प्लॉट की रेट्स हैं वो काफ़ी गिर चुके हैं। अगर आप बैरियर की DHA की बात करते हैं जो कि वेल डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, तो इनकी तो इतने खास डाउन नहीं हुए मेरे ख्याल में, इनके अच्छे हैं रेट्स, अभी भी अच्छे हैं। लेकिन कुछ नई सोसाइटीज़ हैं जो कि नो डाउट अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उनके प्लॉट्स के रेट बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। उनको क्या करना चाहिए कि अपने प्लॉट्स को होल्ड रखना चाहिए या सेल आउट कर दें? देखें, जो आपने सेकेंडरी प्रोडक्ट की बात की ना, जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं या जिन सोसाइटीज़ में हैं, उनको तो अभी अगर आपको कोई ऐसी नीड नहीं है या अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूट अच्छा नज़र आ रहा है तो फिर तो आप सेल आउट करें, अदरवाइज़ ये टाइम नहीं है सेलिंग का, ये होल्डिंग का टाइम है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि कोई भी फैक्टर ना हो रही, हम ये नहीं कहते कि रियल स्टेट बेहतर होगी या मार्केट बूम कर जाएगी, अगर ना भी कोई फैक्टर हो, जो सॉलिड चीज़ है, जो ऑन ग्राउंड चीज़ है, जो आंखों के सामने प्लॉट है, चाहे बनी हुई बिल्डिंग है, वट एवर कोई भी चीज़ है जो मौजूद है। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले बहरिया के अंदर 25 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट मिल जाता था? 5-7 साल पहले 5-7 साल पहले 5 मरले का प्लॉट बिल्कुल मिल जाता था। मिल जाता था। ऐसे ही 25-30 लाख में मिल जाता है। क्या आज मिलता है? आज नहीं मिलता। इन्फ्लेशन भी है, रेट्स भी ड्रॉप हैं, मिलना तो चाहिए। रीज़न क्या है? आबादी। एक सेक्टर में एक ना एक सर्टन फैक्टर आता ही आता है एक टाइम फ्रेम के साथ। मैंने आपको बताया ना, वो जो हवा वाला टाइम फ्रेम हम बनाते थे ना, वो ख़त्म हो गया है। रियलिटी वाला एक्चुअल टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी चीज़ बढ़ेगी। आज आप देखें कि नॉर्मल से चक्री रोड के ऊपर भी आप किसी जगह पर चले जाए ना, तो आपको 25-30 लाख से नीचे प्लॉट नहीं मिलता, जो कि फार अवे है किसी मेन एरिया से। तो आप अगर हब में बैठे हुए हैं, यहाँ पर अगर आपकी प्रॉपर्टी आज ड्रॉप डाउन है तो वो आपकी एक सर्टन वैल्यू टच करेगी। हाँ, अगर किसी सोसाइटी की फाइल्स हैं वो कोलैप्स हो चुकी हुई है, अगर उसका कोई नामो निशान नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं इस्लामाबाद के अंदर जिनका पता ही नहीं है, अभी कोई मौके पे मौजूद नहीं है, तो वो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। अब उसका यही है कि आप सब्र शुक्र करें और इस्तगफार पढ़ें। प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया, बिल्कुल। चलिए नबील भाई, कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें रियल्टर्स के एंड से, और या कोई डीलरशिप के एंड से, आप अगर ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं जो कि गैप आ रहा है ऑडियंस और रियल्टर की कन्वर्सेशन के दरमियान या सोच के दरमियान, तो वो अगर आप दूर करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज अपने जो रियल्टर्स भाई हैं, ख़ास तौर पे जो यंग अभी क्रिएटर्स आ रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहे हैं, क्योंकि अब आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान में रियल स्टेट का सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो मैं उनको ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि एक तो आप सही सॉलिड प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, सेकेंडली अपने आप को कंप्रोमाइज़ मत करें। सबसे बड़ा रीज़न जो है ना वो हमारा ये होता है कि हम क्लाइंट के आगे अपने आप को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। कंप्रोमाइज़ से मुराद ये कि आप सर्विसेज दे रहे हैं, उस सर्विसेज के अगेंस्ट जो आपका राइट बनता है वो चार्ज करें। क्लाइंट को बताएं कि अगर मेरा राइट आप पे ऑफ करेंगे तो मैं ये काम करूँगा, अगर पे ऑफ नहीं करेंगे या वो आपका सर्टन टास्क आप कंप्लीट करने के बाद वो पे ऑफ नहीं करता है, तो सोशल मीडिया के ऊपर उस बंदे को नॉमिनेट करके आवाज़ उठाएं। हमारा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग बोलते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, बात नहीं करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने राइट्स को आइडेंटिफाई करके आपस में मिल के काम करें और अपने राइट्स के ऊपर लोगों को अवेयर कराएं कि ये हमारा राइट है, हम इसको लेकर ही रहेंगे। और जो लोग रियल्टर पे यकीन नहीं करते या उनका कभी इंट्रैक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनका रियल्टर्स का या डीलर्स का आप कह लें बैड इमेज उनके सामने बना हुआ है और वो उस डर से कभी उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, उनका वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब तो बड़ा सिंपल सा क्लाइंट के लिए क्राइटेरिया है कि आप जो है चेक करें
किसकी प्रेजेंस अच्छी है, कौन मार्केट के अंदर अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, किसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में अच्छी है, वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाता है, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। फिर हर बंदा, इतनी अवेयरनेस आ चुकी हुई है कि हर जो एंड यूज़र क्लाइंट है ना, वो सारे फैक्टर्स को समझता है। ना आप उससे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट का मुतालबा कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो उन सारे चीज़ों को देखते हुए जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, एनालिसिस दे रहे हैं, बेसिकली अपना चूरन नहीं बेच रहे हैं, जो आपको एनालिसिस देते हैं। मैंने बहुत सारे, मेरी भी प्रैक्टिस ये होती है, मेरी टीम की भी प्रैक्टिस यही है, हम लोग क्लाइंट को एनालिसिस देते हैं उसके बजट के अकॉर्डिंगली, कि वो क्या डिज़ायर कर रहा है, कहाँ पर चीज़, हम फिर उसको गाइडलाइन देते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैंने ये चीज़ उठाई हुई है, मैंने ये डील उठाई हुई है, ये ले लो, इसमें फ़ायदा है। तो उन बंदों के साथ आप बिल्कुल फ्रीली काम करें, बेशक वो नए हैं पुराने हैं, आप उनके साथ जो है वो ओपनली काम करें। चलो बेहतरीन हो गया। अच्छा नबील भाई, हमारी एक गेम होती है लास्ट में एंड पे, दिस एंड डैट की गेम होती है। आप प्रॉपर्टी के बंदे हैं, बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन के दो शौक हैं, ज़मीन और गाड़ी। तो हम सबसे पहले गाड़ियों पे आएंगे कि कुछ गाड़ियों के मैं नाम लेता हूँ, आप मुझे सिलेक्शन करके बताइएगा कि आपकी कौन सी फेवरेट है। सबसे पहले आ जाते हैं सिविक और ग्रैंडी पे। सिविक। सिविक रेवो, सिविक। सिविक या प्राडो, अगेन सिविक। सिविक या जेड एक्स, जेड एक्स या लेक्सस, जेड एक्स या रेंज रोवर, जेड एक्स या जी वैगन, ऑब्वियसली जी वैगन। जी वैगन। अब मुझे ये बताइए कि आपने रेंज रोवर जो एक ब्रांड है, लाइक लग्जरी का ब्रांड समझा जाता है, जेड एक्स की जगह आपने उसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया? हमारे यहाँ पर ना कल्चर है बेसिकली, रेंज रोवर के बजाय जो आपने देखा होगा ZX का जो एक टूर, और वो जिसका स्टेटस है ना, हाँ। स्टेटस सिंबल के लिहाज से मैंने बेसिकली उसको इसलिए चूज़ किया था, हमारे यहाँ पर स्टेटस सिंबल है ठीक है, जेड एक्स। ZX। चले, अब आ जाते हैं सोसाइटीज़ पे। सोसाइटी में फैसल हिल है और फैसल टाउन। फैसल टाउन। फैसल टाउन फेज़ 1 या फैसल टाउन फेज़ 2? ऑब्वियसली फेज़ 1। फैसल टाउन या ब्लू वर्ल्ड सिटी? फैसल टाउन। फैसल टाउन या न्यू मेट्रो सिटी? फैसल टाउन। फैसल टाउन या लेक व्यू पार्क? फैसल टाउन अगेन। फैसल टाउन या 18? 18 और 18 या बैरियर टाउन? 18 और बैरिया टाउन का कंपैरिजन ऐसे नहीं बनता, क्योंकि वो वर्टिकल है और एक हॉरिजेंटल है, लेकिन बैरिया टाउन। चले, बैरियर टाउन या DHA? सबसे बड़ा ये कंपैरिजन बड़ा मार्केट मुश्किल का। है। ये बड़ा मुश्किल है, ये कंपैरिजन भी मुश्किल है और कंट्रोवर्सल भी है ये, मतलब चीज़ जो है ना। नहीं देखिए, हर इंसान का अपना दिल है ना, आपने जहाँ आप रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने दिल की बात बता रहे हैं हमें कि मैं यहाँ रहना ज़्यादा बेसिकली हम पसंद लोग करूँगा। आजकल जो दोनों के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, मैं उस वजह से कह रहा हूँ कि उस पर डिसीजन बोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन DHA, ऑब्वियसली DHA की रीज़न ये है कि एक आपको क्लास मिलती है, Luxury मिल वहाँ रही पर है। लग्जरी मिलती है, इन्वायरमेंट और काफ़ी फैक्टर्स हैं। चलिए नबील भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you शुक्रिया so आपका much. कीमती वक्त देने का। ऑडियंस आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें देखते हैं, कीमती वक्त देते हैं। इसी तरह अगर आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर फॉलो कर लें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें पता लग सके कि आगे आप और क्या देखना चाह रहे हैं। इसी तरह हम कुछ स्टार्टअप्स पे भी पॉडकास्ट करते हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज़ पर भी करते हैं। अगर आपने कोई भी नया बिजनेस स्टार्टअप लिया तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सक्सेसफुल स्टोरी है तब भी आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ईमेल शो हो रहा होगा, इस ईमेल पर आप कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं। अगर ईमेल पे नहीं करना चाहते, आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाह रहे हैं, या आप क्या, अगर आपने नया बिज़नेस स्टार्ट किया तो आप हमसे पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।